हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस है 28 का, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएससी हो, एमएससी हो, पीएचडी एमबीए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी कहीं पर भी सीखे आता है तो सभी के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जरूर जुड़े ताकि आपका इसका पीडीएफ समय समय पर मिलता रहे। शुरू करेंगे वीडियो, और इससे पहले कि आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। शुरू करेंगे अपना वीडियो, देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था आपके सामने, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड? तो यहाँ पे अगर बात की जाए मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में की गई थी। सलीमुल्लाह खां एंड आगा खां, और आगा खां के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। याद रखिए, आगा खां, सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। कहाँ पे? ढाका में। याद रखिए, ढाका में। नेक्स्ट है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्लेइंग इट माई वे? यहाँ पे राइट आंसर की बात की है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या है? प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की बात की जाए तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी? युवराज सिंह की। क्रिस गेल की बात की जाए तो सिक्स मशीन क्रिस गेल की है। और यहाँ पे बीवीएस का छोड़ तो यहाँ पे इसका इनका क्या हो जाएगा भाई? 281 नॉट आउट। नेक्स्ट है, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ द बुक हाफ गर्लफ्रेंड, एक मूवी भी इसी पे जस्ट बनाई गई थी। इसके राइटर की अगर बात की जाए कौन है? चेतन भगत। याद रखिएगा, चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? विच आर्टिकल हैज़ बीन कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया? संविधान की आत्मा या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा इसको। अनुच्छेद यहाँ पे आर्टिकल 51 एक यहाँ पे बात की जाए तो इसमें क्या है? इसमें आपका मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 इसमें जो है राष्ट्रपति के बारे में यानी प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 48, इसमें जो किसके बारे में कहा गया? कृषि के बारे में कहा गया है। याद रखिएगा, कृषि के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? व्हेन डिड दिस साइमन कमीशन कम टू इंडिया? 3 फरवरी 1928 को आया था भारत में। याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? दांडी मार्च यात्रा शुरू। और 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुई। 3 जनवरी 1932 को सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा, 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। 4 मार्च 1931 को क्या हुआ? यहाँ पर गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। इसको आप दिल्ली समझौता भी कह सकते हैं और कहा जाता है यानी दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द स्वराज पार्टी एस्टैब्लिश्ड? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कब की गई थी? 1923 में की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड हर्मिट ऑफ शिमला?
तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया, एओ ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, जिनके द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। याद रखिएगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन, बिमलेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, मुंबई में की गई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस? यहाँ पे राइट आंसर की बात की है, क्लेमेंट एटली थी। याद रखिएगा क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1946 में। इनके द्वारा इटली घोषणा की गई थी। इटली घोषणा भी आपसे पूछ सकते हैं कब की गई थी, तो 1946 में की गई थी। और इन्हीं के द्वारा जैसे ही ये विजेता हुए 1946 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले घोषणा ये की थी कि भारत को आज़ाद किया जाएगा। नेक्स्ट है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड कारगिल वार हैपन? देखिए, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से हमारे 4 युद्ध हुए हैं। 1947 में एक आपका 1965 में, उसके बाद 1971 और चौथा 1999। कभी कभी आपको 5 यहाँ पे देखने को कह देगा तो 1962 में भी जोड़ देता है, क्योंकि कुछ इनके द्वारा भी गतिविधियाँ की गई थी, है ना। तो यहाँ पे 1947 में भी आ रहे, इसमें भी आ रहे, इसमें भी और इसमें भी, सभी में पाकिस्तान हारा ही है, सभी में भारत को विजय मिली है। लेकिन कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। याद रखिएगा, जिसका कोड क्या रखा गया था? विजय रखा गया था, इसीलिए कारगिल विजय कहा जाता है। ओके, 1999 याद रखिएगा, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आपको कमेंट करके बताना रक्षा मंत्री कौन थे उस समय, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक नज़दीक कब होती है? व्हेन इज अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक नज़दीक कब होती है? 3 जनवरी को। और अगर यहाँ पे बात की जाए सबसे दूर कब होती है, तो यहाँ पे 4 जुलाई को होती है। देखिए, कुछ इस प्रकार से शेप है पृथ्वी का, यहाँ पे घूमने वाला है। तो ये जो पोजीशन यहाँ पे होती है, ये पोजीशन, और ये पोजीशन जो डिस्टेंस वाली है, देखिए यहाँ पे जब इस सूर्य आपका बीच में ये स्थिर है और पृथ्वी इसमें घूम रही है, जब ये घूमते घूमते यहाँ पे आती है तो ये 4 जुलाई की स्थिति होती है, यानी तब मैक्सिमम डिस्टेंस। और जैसे ही यहाँ पे आती है, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी कम दूरी है, तो ये होती है 3 जनवरी वाली स्थिति। इस दिन जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है कितनी डिस्टेंस होती है? 14.17 करोड़ किलोमीटर है, याद रखिएगा। और इस दिन 4 जुलाई को क्या होता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर, याद रखिएगा। 15.21 करोड़ किलोमीटर कब होती है? 4 जुलाई को। और यहाँ पर 3 जुलाई को, और यहाँ पे 3 जनवरी है। इसको 3 जनवरी को क्या होता है, इसको जो है जब मैक्सिमम की बजाय मिनिमम होती है तो उसको क्या कहा जाता है? इसको पेरीहिलियन कहते हैं, इसको पेरीहिलियन, और इसे एपीहिलियन कहा जाता है। इसे एपीहिलियन यानी अपसौर और इसे उपसौर कहा जाता है। पेरीहिलियन यानी उपसौर, एपीहिलियन यानी अपसौर। अपसौर सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को कितनी? 1470, और अधिकतम 1521। अगर एवरेज डिस्टेंस की बात की जाए, एवरेज तो कितना है? 1498, याद रखिएगा 14.98 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी एवरेज डिस्टेंस। अगर 22 दिसंबर की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। और यहाँ पे 23 सितंबर की बात की जाए तो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 तिथियाँ होती है जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर 2 तिथियाँ ऐसी हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन दिन और रात पूर्ण रूप से बराबर होते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन से महासागर की आकृति यस आकार की है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन हैज़ एन एस शेप? तो यहाँ पे एस शेप की बात की किसका है? अटलांटिक महासागर की। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ आकृति आपको किसकी देखने को मिल जाती है? ये आपके उत्तरी अमेरिका हो गए, यानी नॉर्थ ईस्ट अमेरिका हो गई। इसके जस्ट नीचे आपको
कुछ इस प्रकार से आकृति देखने को मिल जाती है। किसकी किसकी देखने को मिल जाती है? ये आपकी साउथर्न अमेरिका की हो जाती है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। उसके बाद आपका इधर जो है कौन सा क्षेत्र हो जाता है? ये यूरोप वाला क्षेत्र हो जाता है, और यहाँ पे आपका आ जाता है अफ्रीका। देख सकते हैं ऐसी कुछ आकृति बनती है, ऐसे मतलब कैसे, यस के जैसी आकृति किसकी बनती है? अटलांटिक महासागर की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की, स्ट्रोम्बली को जो है यहाँ पर प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। याद रखिए स्ट्रोम्बली को, क्योंकि ये जो है एक हमेशा प्रज्वलित होने वाला ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर सबसे ऊंची की बात की जाए तो सबसे ऊंचा जो है कौन सा है? तो एकांकागुआ जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, यानी हाईएस्ट। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी हो जाएगा। याद रखिएगा प्रकाश स्तंभ ये सब आपके ज्वालामुखी हैं, याद रखिएगा ये सब क्या है? ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द आरबीआई एस्टेब्लिश्ड? तो यहाँ पे आरबीआई की स्थापना की अगर बात की जाए कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया, यानी राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। 19 जुलाई 1969 होती थी जब 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का एक साथ नेशनलाइजेशन किया गया था। 1 जुलाई 1955 की बात की जाए तो इस दिन जो है किसकी स्थापना की गई थी? एसबीआई की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। किसकी जगह पे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1929 में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत को सर्वाधिक आय कहाँ से प्राप्त होती है? वेयर डज इंडिया गेट द मोस्ट इनकम? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात क्या है? निगम कर से होती है, याद रखिएगा निगम कर, कारपोरेट टैक्स। ओके, अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारत के रीढ़ किसे कहा जाता है, यानी बोन किसको कहा जाता है? तो कृषि को कहा जाता है। अगर बात की जाए कि सर्वाधिक जो यहाँ पर काम देने वाला है, यानी सर्वाधिक जॉब देने वाला कौन सा क्षेत्र है? कौन सा है? उद्योग क्षेत्र है। याद रखिए उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य मतलब करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? विथ विच 5-year प्लान इज द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कंसिडर्ड? यहाँ पे राइट आंसर की बात क्या है? थर्ड यहाँ पे है, थर्ड 5-year प्लान, यानी टर्शियरी 5-year प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है। याद रखिएगा हरित क्रांति का प्रारंभ, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा 2 जिलों यहाँ पे राज्यों में, पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला। जहाँ पर देख सकते हैं वनों की संख्या कम है, वहाँ पर इसका प्रभाव काफ़ी बड़ा है। ओके, पंजाब और हरियाणा सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होने वाले 2 राज्य रहे। नेक्स्ट है, मनुषी छिल्लर ने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? इन विच ईयर डिड मनुषी छिल्लर विन द मिस वर्ल्ड? तो यहाँ पे मनुषी छिल्लर द्वारा किस वर्ष जीता गया था? तो 2017 में जीता गया था, याद रखिएगा 2017। ओके, इम्पोर्टेंट है। तो आपका कम से कम 2020 और 2021 में तो अभी दिया नहीं गया है, तो आपको 2020 वाला याद रख के जाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर 2020 में नहीं रहेगा तो 2019 का याद रख के जाइएगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ओल्ड एज सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल ओल्ड डे मनाया जाता है। अगर यहाँ पे बात की 21 सितंबर को, तो यहाँ पे विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल पीस डे इस दिन मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस यानी इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर की बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, यूनाइटेड नेशन डे। यहाँ पे 2 अक्टूबर आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है।
गांधी जयंती इस दिन होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अननेचुरल इकोसिस्टम। यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए आप मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पे कहने का मतलब आप प्राकृतिक प्राकृतिक का मतलब है कि जो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित हो पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पे नील नदी यानी नील रिवर भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। गंगा नदी भी आपका नेचुरल है। चिल्का झील भी नेचुरल है, जबकि जीटी रोड को आदमियों के द्वारा बनाया गया, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप प्राकृतिक कह रहे जो प्राकृतिक ने नहीं बनाया, जो प्रकृति ने नहीं बनाया उसको मानवों ने बनाया। कौन सा, जीटी रोड है। जीटी रोड को आदमी के द्वारा बनाया, जिसकी स्थापना किसने की थी, जिसकी स्टार्टिंग जिसको किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो बांग्लादेश के मीरपुर से लेकर के अफगानिस्तान के काबुल तक, अफगानिस्तान के काबुल, याद रखिए अफगानिस्तान के काबुल तक ये है। बांग्लादेश के मीरपुर से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए विच इज द डीपेस्ट लेक, तो बैकाल झील हो जाएगा। याद रखिएगा साइबेरिया वाले क्षेत्र में बैकाल झील है, यानी रूस में पड़ती है। कैस्पियन सागर की बात की जाए, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक। टिटिका का बात की जाए तो ये सबसे ऊंचाई पे यानी हाईएस्ट लेक, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। याद रखिएगा टिटिकाका झील है। नेक्स्ट है, अच्छा ये नौकागामी झील है, ये भी याद रखिए किसमें जो है नौका तैरा जाती है, इसलिए ये सबसे ऊंचाई पे वैसे भी आपका स्थित है, याद रखिएगा। चिल्का झील विश्व की यहाँ पे नहीं, ये किसकी हो जाएगी, भारत की, क्योंकि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी है। तो चिल्का झील कहाँ की है, भारत की है, इंडिया लार्जेस्ट लेक कौन सी है, यहाँ पे चिल्का झील हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया टोटल टेरिटोरियल रेंज। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए कितना हो जाएगा, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। याद रखिएगा 32,87,263 क्या है, भारत का एरिया है, यानी क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल की बात कीजिए कितना हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किमी यानी किमी स्क्वायर हो जाएगा। 7516.5 किसकी कोस्टल रेंज की है, एक कोस्टल रेंज यानी तटीय सीमा रेखा। अब यहाँ पे अगर तट पे बात की जाए कुल राज्य कितने हैं, तो कुल राज्य कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 9 राज्य हो जाएंगे जो तट रेखा पर स्थित है। याद रखिएगा 9 राज्य टोटल हैं जो तट रेखा पर स्थित है। अगर 1 बाई 1 की बात की जाए तो पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। दूसरे बात की जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर तीसरे पे बात की जाए तो गोवा हो जाएगा। उसके आगे अगर चौथी की बात की जाए तो कर्नाटक हो जाएगा। पांचों की बात की जाए तो केरल हो जाएगा। छठे की बात की जाए तो तमिलनाडु, और अगर सातवें की बात की जाए रुझे भाई थोड़ा सा, अब अगर सातवें की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और आठवें की बात की जाए उड़ीसा, और 9 आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो आपके टोटल 9 राज्य कौन का, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल टोटल याद रखिएगा। इनको याद रखिए। इनके अलावा बाकी कोई भी राज्य आपका कोस्टल यानी तट पर स्थित नहीं है। तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे सभी हो गए कंप्लीट, और इसी के साथ आपका वीडियो भी हो गया कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग के पास चीज़ें पहुँच सकें। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन पर, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फन विद आशीष सर। थैंक यू।